नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो दिल्ली पहुँच चुकी हैं और दिल्ली में एक वो शरणार्थी के तौर पर अभी फ़िलहाल रह रही हैं। हालांकि वो कितने दिन तक रहेंगी इसका कोई अभी सरकार ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है वहाँ से वो अपनी जान बचा करके दिल्ली में पहुँच चुकी हैं, अभी सुरक्षित है। अभी वो कई देशों से अपील कर रही है, गुहार लगा रही है कि मुझे भाई शरणार्थी के तौर पर जगह दी जाए, लेकिन कोई भी कंट्री उनको अभी लेने को तैयार नहीं है। यूएस, यूके और उनके जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, सब ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि हम वो ऐसा रिस्क नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके वहाँ भी कुछ जो है कट्टरवादी जो संगठन है वहाँ भी तोड़फोड़ या कुछ दिक्कत पैदा कर सकते हैं, आंदोलन वहाँ कर सकते हैं। इन सब के बीच आप देखेंगे कि एक देश के जो प्रधानमंत्री थी 2 दिन पहले तक, और ऐसी क्या स्थिति बन गई कि उसको अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। उसको 2 मिनट का भी समय ऐसा नहीं मिला कि जो अपने देश के लोगों के लिए कुछ वो संबोधन भाषण दे सके। वहाँ की आर्मी ने कहा जी 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है, आप यहाँ से तुरंत निकलिए, अदरवाइज़ आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए जैसे भी करके अपनी बहन को लेकर के वो एयरपोर्ट जो है, जो अपना गाज़ियाबाद में हिंडन एयरबेस है, वहाँ पर वो आ गई और अभी सुरक्षित है। अभी हम देखते हैं मामला, वहाँ जो छात्र आंदोलन ने शुरू किया था वो आरक्षण के खिलाफ किया था। आरक्षण को मान भी लिया गया था, वापस भी ले लिया गया था। जो वहाँ के जो युवा वाहिनी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जो आरक्षण दिया जाता था वो शेख हसीना जी ने वापस भी ले लिया था। लेकिन उसके बाद भी वो आरक्षण, वो जो आंदोलन चलता रहा और एक तख्ता पलट की वहाँ स्थिति बांग्लादेश में बन गई और तख्ता पलट हो भी गया। अब वहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं यूनिस, उनको उनके नेतृत्व में सरकार बनाने की बात चल रही है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, वरना देश में एक अस्थिरता ज़्यादा दिन रहनी नहीं चाहिए, वरना देश में काफ़ी कुछ चीज़ों का सिस्टम बिगड़ जाता है। हमारा भी वहाँ काफ़ी बिजनेस पैसा लगा हुआ है, हमारे भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की वहाँ काफ़ी हमारा उनके साथ व्यापार है। बांग्लादेश के साथ हमारा बहुत ज़्यादा व्यापार है। लेकिन आप देखेंगे इन सब घटनाओं के साथ अब वहाँ की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। वहाँ की स्थिति में बिल्कुल अब नया मोड़ आ गया है। अब जो वहाँ जो आरक्षण का जो दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, जो आंदोलन हो रहे थे, उग्रवाद जो हो रहा था, वो सारा अब मूव हो गया है वहाँ हिंदू बस्तियों पर। वहाँ के जो हिंदू लोग हैं, जो वहाँ करीबन 7-8% है टोटल पॉपुलेशन के, 16-17 करोड़ की जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, उसमें करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा वहाँ हिंदू हैं। अब उनका जो जमायत संस्था है, जमायत की जो पार्टी है, उनका सारा टारगेट वहाँ के हिंदुओं पर आ गया है। और आप देख रहे होंगे, आपके पास भी काफ़ी विजुअल्स आ रहे होंगे, काफ़ी आपके पास वीडियो आ रही होंगी, काफ़ी न्यूज़ भी आ रही होंगी कि वहाँ कैसे कैसे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, कैसे वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, कैसे उनके घर दुकानों को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। यानी कि आप देखेंगे चारों तरफ बिल्कुल एक ऐसा माहौल वहाँ बन गया है कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। उन लोगों में कितना डर, कितना भय होगा, उनको एक एक सेकंड अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही होगी। जो बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं, उनका भी आपने वीडियो देखा होगा, कैसे वो 4th-5वीं मंजिल से कूद रहे हैं बेचारे अपनी जान बचाने के लिए। जो डॉक्टर वहाँ डॉक्टरी कर रहे थे, हिंदू छात्र, वो अपनी जान बचाने के लिए 30-4थी मंजिल से कूद रहे हैं। और कैसे उनके घरों को, जो बाकी जो हिंदू संगठन, जो हिंदू लोग वहाँ रहते हैं, कैसे उनके घरों में घुसकर उनके लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कैसे उनको बंधक बनाया जा रहा है, कैसे उनकी प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है। ये सब आप देख रहे होंगे मीडिया में। मुझे तो लगता है मीडिया में ये 5% भी खबर नहीं होगी। जो मीडिया में, जो सोशल मीडिया में जो खबरें घूम रही हैं, मुझे लगता है ये 5% भी खबर नहीं होंगी। 95% से ज़्यादा खबर तो हमारे पास पहुंच ही नहीं रही होंगी, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वहाँ कोई आपको वीडियो बना के आपको भेजेगा। वहाँ की जो मारकाट, जो दंगा फसाद जो चल रहे हैं, उनकी वीडियो बना के कोई भारत को भेजेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कहीं से कोई चोरी छुपे कोई वीडियो लीक हो गई, इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को थोड़ा सा वहाँ पता चल भी रहा है। अदरवाइज़ वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जो राजनेता हैं उनकी भी जान खतरे में है। अभी 2 दिन पहले ही वहाँ काउंसलर, मतलब 2 काउंसलरों को मार दिया और लोगों को मार मार के वो फ्लाईओवर पर लटका भी रहे हैं। आपने देखा होगा विजुअल, कितना खतरनाक वीडियो है। इस तरह से आप देखेंगे कि वहाँ हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हिंदू अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता कैसे नहीं मिल रहा है कि अभी आपको पता है, जब से ये तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर हमारी, उनकी देश सरकार ने और हमारी सरकार ने मिलकर के रेलवे की जो सर्विस होती थी उसको भी बंद कर दिया है, क्योंकि उससे हमारे देश में एक बॉर्डर पे काफ़ी एक लोगों का आने का एक जो अंदेशा था, उसको देखते हुए सरकार ने वहाँ आर्मी भी काफ़ी लगा दी है और वो बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिए, ताकि वहाँ से कोई भी ऐसे घुसपैठिया या कोई भी शरणार्थी ना आ सके। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है
कि उन लोगों के पास, जो खासकर हिंदू लोग हैं, उनके पास वहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचा है जिससे कि अपनी वो जान बचा सकें और अपने कैसे भी करके वो भारत आ सकें। वो हो सकता है कुछ थोड़ा नेपाल के रास्ते से आने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दूसरे कंट्री में लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए तब तक क्या होता है। स्थिति इतनी वहाँ भयंकर ख़राब है कि वहाँ हिंदुओं का तो जीना बहुत मुश्किल है। तो अब ये जो घटनाएं वहाँ हो रही हैं, इसके पीछे कौन थोड़ा सा जिम्मेदार है, इसके पीछे थोड़ा सा जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जो मैंने देखा है, आप लोगों को भी पता होगा कि जब जो सबसे पहले जो डायरेक्ट एक्शन डे का जो सबसे पहले जो मारकाट जो जिन्ना के टाइम में हुई थी, वो भी बांग्लादेश से ही, नोआखाली से शुरू हुई थी। और ये वहीं का एरिया है जहाँ पर ये सब दंगा फसाद ज़्यादा हो रहे हैं। इसके साथ ही जब ये बहुत ज़्यादा वहाँ घटनाएं हो रही थी, लोगों को लग रहा था भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान दो देश बनेंगे, तो उसी बीच में 46 के बाद में, 46 के आसपास जब नोआखाली में जो एक्शन डे हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक बयान दे दिया था कि भाई मैं देश को दो टुकड़े नहीं होने दूंगा, मेरी लाश पर ही दो देश के दो टुकड़े होंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग अभी जो बांग्लादेश में हैं या जो पाकिस्तान में, खासकर हिंदू की बात मैं कर रहा हूँ, उन लोगों को भ्रम पैदा हो गया कि भाई अब महात्मा गांधी देश के दो टुकड़े नहीं होने देंगे, तो हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों ने अपने आप को वहीं रोक लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 47 में फिर हमारा देश जो है दो टुकड़े में बट गया, और उसके बाद भी वहाँ काफ़ी मारकाट जो सिस्टम चलता रहा। उसके बाद देश के यानी कि खासकर जो हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लियाकत अली खान के द्वारा एक धोखा और वहाँ किया गया कि जो 1950 में, जो आपने काफ़ी सुना होगा, नेहरू लियाकत पैक्ट एक बोलते हैं, उस पैक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि भाई जैसे दोनों तरफ मारकाट हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, अल्पसंख्यकों को, तो उन दोनों ने मिलकर ये एक फैसला किया, ये एक सिस्टम बनाया कि भाई जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह गए उनको भी जान बचाई जाएगी, और जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम रह गए उनकी भी जान बचाई जाएगी, और जो पाकिस्तान, तो उस टाइम पाकिस्तानी था, बांग्लादेश बाद में बना है, तो वहाँ पर भी जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो भी हिंदू बचे हैं उनकी भी जान माल की सुरक्षा वहाँ की सरकार लेगी। तो यह भी एक बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा धोखा था, वरना उस समय भी काफ़ी लोग यहाँ आने को तैयार थे और लोग आ भी रहे थे, लेकिन वो समझौता भी ज़्यादा दिन नहीं चला। उस समझौते का उस समय भी जो उस टाइम के जो बड़े लीडर्स थे, सरदार पटेल ने भी काफ़ी विरोध किया था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी काफ़ी विरोध किया था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बिल्कुल इस्तीफा ही दे दिया था कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने अलग जनसंघ पार्टी उस टाइम बना ली थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नेहरू का चारों तरफ से एक बहुत ज़्यादा उस टाइम आलोचना हो रही थी, और वो समझ नहीं पा रहे थे इसको कैसे क्या किया जाए। नेहरू का तो यहाँ देखो आलोचना ही हो रही थी, लेकिन लियाकत अली खान को तो वहाँ मार ही दिया था, वहाँ से उसको चाकू से उसकी हत्या कर दी गई थी। उस टाइम वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उनकी लियाकत अली खान की वहाँ चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से देखेंगे जो नेहरू लियाकत पैक्ट था, जो ये बिल्कुल टोटली फेल रहा है। इसकी आज तक भी हम तुलना करते हैं, जब चर्चा होती है कहीं भी, तो सबसे फेल इसको पैक्ट को बताया गया है। तो इसके ज़रिए भी वहाँ हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिससे कि वो वहाँ से आए नहीं, उनको लगने लगा भी सरकार हमारी शायद मदद करेगी, और वो वहीं रुक गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों तक ये मैटर ऐसे चलता रहा, और जो जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा ऐसी बीच की रास्ता लेके चलते थे, वो कभी भी सच्चाई का या कठिनाई का सामना करने की बजाय एक बीच का रास्ता अपनाते थे, जो हमेशा आगे चल के दुखदायी होता है, और वही हुआ। उस समय हमारी आर्मी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थी, हर तरह से बिल्कुल सिस्टम बना हुआ था, लेकिन कुछ भी ना करके नेहरू ने एक बीच का रास्ता निकाला, और ये अपना जो नेहरू लियाकत पैक्ट उन्होंने बना दिया। वरना उस समय दोनों देशों की यही डिमांड थी, दोनों तरफ से नागरिकों की यही डिमांड थी, अगर सारे हिंदू यहाँ आएंगे और सारे मुस्लिम वहाँ जाएंगे। लेकिन नेहरू और लियाकत के पैक्ट ने इस सारे सिस्टम को ख़राब कर दिया, और आज तक भी दोनों देशों में अल्पसंख्यकों पर कोई ना कोई अत्याचार होते रहते हैं। हिंदुओं का तो पाकिस्तान के अंदर, अब बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप देख सकते हैं उस समय उनकी कितनी पॉपुलेशन थी और अब उनकी कितनी पॉपुलेशन रह गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राजनीति ने हमेशा वहाँ के जो हिंदुओं के साथ हमेशा एक धोखा किया है। कभी उनकी तरफ से कोई ऐसा सॉलिड कदम नहीं उठाया गया जो उनको कोई सुरक्षित वहाँ रखा जा सके। वो हमेशा ज़िंदगी वहाँ जिए हैं, डर के मर के ज़िंदगी वहाँ जिए हैं। हालांकि अभी जो मोदी जी ने जो सीए कानून ला करके जो वहाँ से कुछ जान बचा करके भाग के आ गए थे, उनको नागरिकता देने की कोशिश की है, नागरिकता दी जा रही है, उसमें काफ़ी लोगों को आराम मिलेगा। लेकिन जो लोग अभी वहाँ रह गए हैं उनके लिए क्या? उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ बांग्लादेश के अंदर हैं,
उनके लिए सरकार की या यहाँ की सरकार की या वहाँ की सरकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ कोई भी ऐसा सिस्टम काम नहीं कर रहा है जो वहाँ जाके जैसे यूएन जाके वहाँ देखे भाई वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। और उस देश के जो जितने भी हिंदू हैं उनको बस भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है कि बचो तो बचो और मरो तो मरो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो इस समय का जो ये घटना हो रही है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो नेहरू लियाकत एक्ट जो बना था, पैक्ट जो बना था, उसकी वजह से वहाँ के लोगों को भ्रम में रखा गया, भ्रम में आ गए हो और आज वो बेचारे उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटनाएं वहाँ घटनाएं हो रही हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जो एक राजनीतिक जो एक फैसला था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, वो बहुत ही गलत फैसला था। हालांकि काफ़ी लोग उनको बहुत दूरदर्शी मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी मीडिया में चर्चा भी हो रही है कि उन्होंने बहुत गलत फैसला लेकर के वहाँ के जो आज हिंदू जो मर रहे हैं उसका मेन कारण उनकी जो गलत पॉलिसी की वजह से उनके साथ ये अत्याचार और ये उन पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, ये सब घटना इसी वजह से हो रही है। तो आप इस वीडियो को, आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।